फिर से बासी खाना। अरे ये सब्जी तो कल बनी थी और यह चावल तो परसों बने थे। क्या खिला रही है मुझे ये आलसी कामचोर, तुझे खाना भी नहीं बना जो मुझे कल का खाना खिला रही है। मीरा ने पलटकर कहा, हाँ यही है, खाना है तो खाओ वरना रहने दो। सास का पारा हाई हो गया। अभी बताती हूँ तुझे, मुझे 2 दिन का खाना खिला रही है। तेरे बाप की कमाई है क्या जो बचा रही है। सास ने उठकर मीरा का हाथ जैसे ही पकड़ा तो मीरा ने सास का हाथ मरोड़कर पीछे घुमाते हुए कहा, बहुत जुबान चलती है लेकिन अब नहीं चलने दूंगी। सासू माँ तुमने बहुत कह लिया और मैंने बहुत सुन लिया, लेकिन अब कहने का मौका नहीं दूंगी। आखिर क्या था पूरा माजरा, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मीरा, परसों हमें बड़े भैया के यहाँ चलना होगा, 1 हफ्ते तक वहीं रहना होगा। मीरा ने पूछा, ऐसा क्यों, अचानक क्या हुआ? तो अमन ने कहा, पर नहीं, भैया ने फोन किया था और 1 हफ्ते के लिए बुलाया है। अमन की माँ शारदा जी ने कहा, चलो मुझे भी अपने पोतों से मिलने बहुत दिन हो गए हैं, बहुत दिल कर रहा था मिलने का। मीरा अपनी सास को घूर कर देखने लगी। अरे बहू, ले जाने के लिए कुछ लड्डू बना लेना और मटरी भी बना लेंगे। मीरा ने कहा, मम्मी जी आजकल तो बाजार से सब मिल जाता है, तो बनाने की घर में क्या जरूरत है, और भाभी तो हमारे घर खाली हाथ लटका कर आ जाती हैं। अगर अभी हमारे यहाँ बच्चे नहीं है तो क्यों ही चली जाएंगी, उनको तो इतनी भी तमीज नहीं है। शारदा जी बोली, जेठानी है वो तेरी, यही तमीज क्या है तेरी जो उसकी तमीज के बारे में बोल रही है। तू तो आलसी है 1 नंबर की, जबकि बड़ी बहू कितना काम करती है, बच्चे संभालती है और घर भी देखती है। तेरी तरह नहीं है वो जो साल में 1 बार बालक पैदा नहीं कर सकी। मीरा को इस बात का बहुत रोना आया और वह दुखी मन से अपने कमरे में चली गई। पीछे से अमन उसके पास आया तो वह रोते हुए कहने लगी, अमन मुझे नहीं जाना, मम्मी जी हर दिन मुझे यही ताना मारती हैं, अब वहां जाकर भी ऐसे ही कहेंगी, बड़ी बहू इनके सुर में सुर मिलाएगी। अमन ने उसके आंसू पोंछते हुए प्यार से कहा, मीरा अरे माँ तो बहुत जुबान की कड़वी है लेकिन दिल की अच्छी है, लेकिन तुम्हें चलना ही पड़ेगा, वरना भाभी बोली कि मीरा घमंडी है जो हमारे घर आती ही नहीं। ये सुनकर मीरा खामोशी से अमन को देखने लगी। मीरा बेचारी अमन की बातों के आगे मजबूर थी, सो उसने जाने की तैयारी करना शुरू कर दिया। रात को ही सास ने उसे लड्डू बनाने को कहा, बहू घी अच्छे से डालना, वरना बड़ी बहू कहेगी कि बिना घी के लड्डू थोड़े ही होते हैं, और हाँ काजू बादाम भर भर के डालना, कल मठरी बना लेंगे, तेरे जेठ जी को बहुत पसंद है। मीरा चुपचाप सास को देख रही थी और लड्डू के लिए तैयारी कर रही थी। देर तक मीरा ने लड्डू बनाए और सास जाकर सो गई। अकड़ती कमर को सीधा करती मीरा अपने कमरे में सोने चली गई तो सास के कमरे की तरफ नजर गई। उसकी सास बेखबर खर्राटे लेकर सो रही थी। मीरा बड़बड़ाई, देखो कैसे मुझे ऑर्डर देकर खर्राटे मार कर सो रही है, बड़ी बहू का राग लापती रहती है बस, और वह इनको 1 मिनट के लिए बर्दाश्त नहीं करती। पता नहीं कौन सा लालच है जो बुला रही है, कुछ तो गड़बड़ है, मगर जाकर ही पता चलेगा। थकी हुई मीरा भी कमरे में आकर सो गई। अगले दिन सास ने सुबह ही शोर मचाना शुरू कर दिया, अरे मटरी कब बनाएगी और कचौड़ी भी तो बनानी है। कचौड़ी सुनकर मीरा का तो दिमाग ही खराब हो गया। अरे मम्मी जी अब कचौड़ी कहाँ से आ गई? शारदा जी ने कहा, अरे बड़े वाले को कचौड़ी बहुत पसंद है। मीरा चिढ़कर बोली, अगर आपके हाथ की पसंद है तो आप ही बनाए ना, मेरे तो बाजू लड्डू बनाकर ही दुखने लगे हैं और अभी तो मठरी भी बनानी है। शारदा जी का मुंह बन गया और मीरा चुपचाप चाहकर नाश्ता लगाने लगी। शाम तक मठरी भी बन गई और मजबूरी में ही सही लेकिन सास का ताने से बचने के लिए मीरा ने कचौड़ी भी बना दी। शारदा जी बड़ी बहू के यहाँ जाने को लेकर बहुत खुश थी मगर मीरा को कुछ खटक रहा था। सास मन से बोली, बच्चों के लिए कुछ चॉकलेट और खिलौने ले आओ। दादी हूँ आखिर कुछ तो लेकर ही जाऊंगी। मीरा का दीवान सन रह गया। उसने गुस्से में अमन की तरफ देखा और कमरे में आने का इशारा किया। अंदर जाते ही बोली, अमन तुम जानते हो कि बड़ी भाभी को इस सब की कोई कदर नहीं होती और खर्चा हमारा ही होता है, मम्मी जी की पीछे पड़ी रहती हैं, अगर वह सब अच्छा लगेगा तो वहां से ही खरीद लेंगे, मैं भी कब मना कर रही हूँ। अमन ने कहा, अरे वो दादी है, अगर कुछ नहीं ले जाएंगी तो भैया कहेंगे कि अमन को माँ को ठीक से नहीं रखता होगा, उनके हाथ में पैसा नहीं देता है, मुझे अपनी इज्जत प्यारी है। मीरा तपाक से बोली, तो वहीं रख के दिखाएं ना अपनी माँ को। हम क्यों रखें,
अरे तुम्हारी माँ को रखना इतना आसान नहीं है। वो तो मैं ही हूँ जो रोज अंगारों पर चलती हूँ, वरना तुम्हारी माँ ने मेरी जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। अमन ने कहा, जो हो रहा है होने दो और मुंह बूंद रखो। मीरा पैर पटक कर बेड पर बैठ गई और अमन बाहर चला गया। दोनों में से कोई उसकी नहीं सुन रहा था। अगले दिन सुबह की ट्रेन थी। सब टाइम पर घर से निकल गई। मीरा रास्ते भर सोचती रही कि पता नहीं क्या होने वाला है, और शारदा जी के चेहरे से ही खुशी नजर आ रही थी, क्योंकि बड़े बेटे के पास जो जा रही थी शाम के समय सब पहुंच गए तो पोते से मिलकर सास बहुत खुश हुई। सब थके थे और चाय का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बड़ी बहू अर्चना सामने ही बैठी रही। शारदा जी ने कहा, रे बहू बहुत थकान हो रही है, चाय तो बनाओ। तो अर्चना ने तुरंत सास से कहा, मेरा जरा चाय तो बना ला, क्या है ना, मैं आज दिन भर थक गई हूँ। मीरा को यह सुनकर बहुत बुरा लगा और उसने अपने पति की तरफ देखा, जिसे तुरंत चेहरा घुमा लिया। मन ही मन बढ़ाती हुई मीरा रसोई में चली गई और चाय बनाने लगी। चाय बहुत तेजी से खोल रही थी, लेकिन मीरा के केतन बदन में आग लग रही थी। जब रात के खाने की बारी आई तो जेठाई ने कहा, मीरा मैंने सब्जी बना दी है, अब तुम रोटी और चावल बना दो। आज बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी तो मैं बहुत थक गई हूँ। शारदा जी ने मीरा से धीरे से कहा, मुंह क्यों बना रही है? अरे उसे बच्चों के स्कूल में भी तो जाना होता है, और तुझे काम ही क्या है? सारी रात से ट्रेन में सो रही थी। मीरा को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था कि अगर कोई घर आए तो क्या उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है। सार ने जैसे ही लड्डू, कचौड़ी और मठरी निकाल दी तो तुरंत अर्चना ने कहा, अरे माँ जी, आप इतना घी तेल का खाना क्यों ले आए हैं? हम लोग अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखते हैं। मैं तो सब्जी भी 1 चम्मच तेल में बनाती हूँ। अब ये सब कौन खाएगा? और आपके लड्डू में तो कितना घी है। शारदा जी को ये बात बहुत बुरी लगी, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, बेटा भवन को ये बहुत पसंद है, भले तुम मत खाना लेकिन बच्चे खा लेंगे। अर्जुन ने बनाकर कहा, माँ जी, आपने शुरू से इनको तेल के खाने की आदत डाल रखी थी, जिसे मैंने बहुत मुश्किल से कंट्रोल किया है, और मैं अपने बच्चों को ऐसा जहरीला खाना नहीं खिलाना चाहती हूँ, इसलिए आप इसको अपने पास रख लीजिए भैया, और आपको पसंद है ना तो आप ही खा लेना। ये सुनकर शारदा जी का दिल छलनी छलनी हो गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए और वह सोचने लगी कि क्या मैं अपने बच्चों को जहरीला खाना खिलाना सिखाई हूँ। उन्होंने अपनी बहू से कहा, बहू कैसी बातें कर रही हो, पहले तो सब लोग ऐसे ही खाना खाते थे। अर्चना गुस्से में अपनी सास से निकालने की आदत है, खाना जैसा बना हो वैसे ही खा लेना चाहिए। लेकिन मीरा से भी खाने का को निगला नहीं जा रहा था। मीरा ने थोड़े से चावल खाए और पानी पी लिया। सभी ने इस तरह से करके पेट भर लिया, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला और मीरा ने बचा हुआ खाना फ्रिज में रख दिया। अगले दिन घर में नौकरानी आई तो अर्चना ने कहा, सुनो, डब्बे में ये सब्जी रखी है, जाते हुए इसको घर लेकर लेती जाना। सनो ने डब्बे खोलकर देखा तो सूंघ कर देखने लगी। उसने नाकाबू सिकुड़ते हुए कहा, अरे भाभी, कितनी बाज आ रही है, मुझे इतना पुराना खाना मत दिया करो। ये खाना तो आपके आए दिन के पहले बनी हुई थी, और आप मुझको आज दे रही हो। इसे खाकर मेरे घर में कोई बीमार पड़ गया तो दवाई क्या आप कराओगी? नौकरानी का जवाब सुनकर अर्चना झेप गई, क्योंकि मीरा किचन में नाश्ता बना रही थी और उसने सब कुछ सुन लिया था। मीरा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया कि उसकी जेठानी को किसी के बीमार होने से भी कोई मतलब नहीं है। अगर कोई सब्जी को खाकर बीमार हो जाए तो इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। काम चोरी और कंजूसी की भी हद होती है, लेकिन मेरी सासू माँ को ये सब कहाँ दिखाई दे रहा है। अर्चना बार बार आकर मीरा से कह रही थी, मीरा, हम घी तेल कम खाते हैं, पराठों पर कम तेल लगाना। ये कहकर अर्चना ने मीरा को थोड़ा तेल निकाल कर दिया और कहा, बस इसीलिए सारे पराठे बना लेना, मुझे पता है तुम परफेक्ट हो, तुम कर लोगी। ये सुनकर मीरा को मन ही मन अपनी जेठानी पर गुस्सा आने लगा। जैसे ही सब नाश्ता करने बैठे तो शारदा जी पराठे को उलट पलट कर देखती रही, लेकिन कुछ नहीं बोली, और मीरा ये सब देख रही थी और सोच रही थी कि जो सास घर पर घी में तरबतर पराठे खाना पसंद करती है, वह अपनी बड़ी बहू के डर से कुछ बोल ही नहीं रही है और रोटी जैसे पराठे खाने को तैयार है। शारदा जी ने एक ही पराठा खाया और चुपचाप उठ गई। ये देखकर मीरा को अपनी सास पर थोड़ी दया भी आई, लेकिन क्या कर सकती थी। मीरा तो अभी तक ये सोच रही थी कि पता नहीं उन्हें किस काम से बुलाया गया है, आखिर कोई इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहा है। दोपहर के समय बच्चों के कहने पर मीरा ने मैंगो शेक बनाया और जैसे जेठानी के कमरे में ले जाने लगी तो उसे जेठानी की आवाज आई, अरे आप अमन भैया, भैया से बात क्यों नहीं कर रहे हो? जल्दी से बात करो और इन लोगों को वापस भेजो, आपको पता भी है कितना खर्चा हो रहा है।
वो महारानी मीरा खुले हाथ से खाना बनाती है, मैं तो घी का डब्बा छुपा छुपा कर तंग आ गई हूँ। ये सुनकर मीरा के होश उड़ गए, लेकिन अभी यह समझ में नहीं आया आखिर वह जेठानी जी से किस बारे में बात करने के लिए कह रही थी। शाम के समय जब सब चाय पर बैठे तो मीरा के जेठ भुवन ने बात शुरू की। देखो अमन, हमारी जो जमीन है जिस पर पहले खेती हुआ करती थी लेकिन अब वो खाली पड़ी है, तो मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ कि क्यों ना उसको अपने दोनों बेटों के नाम कर दूं। आखिर जमी जायदाद औलाद की तो होती है। तभी अर्चना बीच में बोल पड़ी, और तुम लोगों के पास तो कोई बच्चा ही नहीं है, तुम्हारे पास तो एक अपना घर है और तुम्हारा गुजारा उसमें ही हो जाएगा। ये सुनते ही मीरा का गुस्सा तमतमा गया और वो बोली, बच्चे नहीं है तो क्या हम अपना हिस्सा छोड़ देंगे? और किसने कहा कि हमारे कभी भी बच्चे नहीं होंगे? अमन ने तुरंत मीरा को दबाया और कहा, मीरा तुम बीच में मत बोलो, मैं देख रहा हूं ना कि मुझे क्या करना है। लेकिन मीरा ने अमन का हाथ झटक कर कहा, अमन ये लोग तुम्हारे छोटे होने का फायदा उठा रहे हैं और मैं तो देख रही हूं कि तुम्हारी माँ भी कुछ नहीं बोलती है। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। अजन दीदी, मैं समझ गई कि आपने हम लोगों को क्यों बुलाया है, यहाँ तो वक्त की रोटी तो आपसे खिलाते नहीं बन रही है, आए बड़ी जमीन मांगने। ये सारी बातों पर शारदा जी का मुंह सिल गया था। बड़ी बहू की तारीफ करने वाली शारदादी फटी आंखों से ये सब देख रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों वह कुछ नहीं बोल रही थी। अमन ने अपने भाई से कहा, भैया अगर मैंने कोई फैसला लिया तो घर में कोहराम जब मच जाएगा, मैं घर जाकर आपसे बात करता हूँ। ये कहकर अमन ने अगले दिन ही वापस जाने की टिकट करवा ली। अगले दिन शारदा जी को लौटते समय अच्छा नहीं लग रहा था। तभी अर्चना उनके पास आए और बोली, माँ जी की मैंने आपके लिए खाना पैक कर दिया है और आपके लड्डू कचौड़ी भी रख दिए हैं, उनको आप रास्ते में खा लेना क्योंकि यहाँ तो कोई नहीं खाएगा। मीरा को ये देखकर तन बदन में आग लग रही थी कि जिन चीजों को उसके साथ इतने मन से बनवा कर लाई थी उनको देखकर जेठानी कैसे नागोश उड़ रही थी। कैसे सास ने सारा सामान लेकर चुपचाप अपने बैग में रख लिया है, और जो सास घर पर हर वक्त गुस्से में सिर्फ ताने देती है, वह कैसे जेठानी के सामने भीगी बिल्ली बनी हुई है। आखिर यह सब मुझे सुनने के लिए ही किया जाता है। जेठानी के सामने तो मेरी सास की भी नहीं चलती है। इन सारी बातों से मीरा का मन गुस्से से उबल रहा था। तीनों ट्रेन में बैठे और शाम तक अपने घर वापस आ गए। घर जाकर शारदा देवी ने कहा, अरे चाय मिलेगी कि नहीं? इतनी देर हो गई घर आए हुए, यह नहीं कि चाय बनाकर पिलाएं। मीरा ने कमरे से बाहर आकर आग बबूला होकर कहा, बड़ी बहू के सामने तो आपकी जुबान ही चल रही थी, जब उसने आपको चाय तक नहीं बनाकर दी थी, जबकि आप इतनी दूर से गई थी, तब क्या आपको अपना अपमान महसूस नहीं हुआ था? मीरा की आंखें देखकर शारदा देवी ने कहा, मुझसे बहस मत कर, चुपचाप चाय बना। मीरा किचन में चली गई और चाय बनाने लगी, लेकिन उसने सोच लिया था कि अब वह हिस्सा खत्म करके ही रहेगी, और अब वो अपनी सास की एक भी नहीं सुनेगी। रात के समय जब खाने का वक्त हुआ तो सास ने कहा, अरे मीरा कहाँ आराम फरमा रही है, रात के 8 बजे बज रहे हैं, अभी तक खाना बनाया नहीं। तो मीरा ने कहा, खाना तो आप अपनी बहू से लेकर आई हैं, तो फिर बनाने की क्या जरूरत है? सार ने तपाक से कहा, मैं वह खाना नहीं खाऊंगी, मेरे लिए ताज़ा खाना बनाओ। तो मीरा ने चिल्लाकर कहा, कैसे नहीं खाएंगी, आज आपको वही खाना खाना पड़ेगा। माँ बहू के सामने तो आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। आपको पता था कि आपकी बहू आपको रात का खाना दे रही है, लेकिन फिर भी बैग में चुपचाप रख लिया। ये कहकर मीरा अंदर गई और वही खाना प्लेट में रख कर ले आई। शारदा जी जोर जोर से रोकर कहने लगी, अरे अमन देख ले अपनी बीवी को, कैसे तानाशाही चल रही है इसकी, यह मुझे बाजी खाना दे रही है, अपनी बूढ़ी सास को बीमार करना चाहती है। अमन ने तुरंत मीरा को जोर से डांटा और कहा, मीरा अगर तुम बड़ी भाभी के जैसी हरकतें करोगी तो तुम उनके जैसी ही बन जाओगी, तुम उनके जैसी बनने पर क्यों तुली हुई हो? मीरा की आंखें गुस्से से लाल हो गई और बोली, क्योंकि आज तक मैं अच्छी तो बन नहीं पाई, तो सोचा कि बुरी ही बनकर देख लूं, क्योंकि तुम्हारी माँ ने गुण में तो बड़ी बहू में ही आए हैं, तो उनके जैसे ही बनने की कोशिश कर रही हूँ। अमन ने मीरा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और कमरे में चला गया। मीरा के मन में गुस्सा बुरी तरह से उबल रहा था। उसने जाकर रसोई में एक खाना बनाया और सास के आगे रख दिया, जिसे देखकर शारदा चिल्ला पड़ी, अरे ये क्या उबाल कर ले आई है, ना इसमें घी है ना तेल, लाल मिर्च और नान मसाला, क्या कूड़ा कबाड़ा बनाकर रख दिया है।
मीरा पैर पटकती हुई रसोई में से बाहर निकल कर आए और एक कोर को सब्जी में डुबोकर अपनी सास के मुंह में ठूस दिया। ये बढ़िया, ज्यादा मिर्च मसाले चाहिए ना। अरे अपने बुढ़ापे का ख्याल कर, खाना है तो खाओ वरना पेट पकड़ कर पड़ी रहो। शार्द बड़ी आंखों से मीरा को देख रही थी। ये कौन सा रोग? आखिर इससे पहले तो कभी भी मीरा ने मुझे जवाब नहीं दिया, और ये तो खाना भी अच्छा बनाती थी। शारदा जी ने पीछे हटते हुए जोर से कहा, बहू ये क्या बदतमीजी है, कौन सा नशा करके आई है जो ऐसी हरकतें कर रही है? इससे पहले तो कभी ऐसा खाना नहीं बनाया और कहीं मुझे जवाब भी नहीं दिया। मीरा ने जोर से ताली बजाकर कहा, उठ गए ना होश बुढ़िया तेरे, जब मेरे साथ अत्याचार करती थी तब नहीं सोचा था कि एक दिन बुढ़िया के मुंह में भी जुबान हो सकती है। और वह बड़ी बहू के घर तो बुला हुआ खाना बहुत शौक से खा रही थी, अब क्या हुआ? उसके ऐसा करने के बाद भी उसी के गुण गाती थी, तो फिर जब मैंने वही किया तो बुरा क्यों लग रहा है? मीरा की यह बात सुनकर शारदा जी के मुंह पर ताला लग गया। आज मीरा को बहुत सुकून महसूस हो रहा था। इतने सालों से शारदा जी के ताने सुनती आ रही थी, पहली बार आज उसने ऐसा किया था जिसने शारदा देवी को खामोश होने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन अभी भी बहुत कुछ होना बाकी था और मीरा यहीं रुकने वाली नहीं थी। अगले दिन मीरा ने नाश्ते में वही कचौड़ियां अपनी सास के सामने रख दी जो वह अपने बड़े बेटे के लिए बनाकर लेकर गई थी। सास कचौड़ी को देखते ही विद गई, मैं खामोश हूं तो इसका मतलब यह नहीं तू कुछ भी करती जाएगी। देख ले अमन क्या चल रहा है, तू कुछ कहता क्यों नहीं है? जब से यह आए है पता नहीं इस पर कौन सा भूत सवार है, तू कुछ करता क्यों नहीं है? अमन ने मीरा को गुस्से से देखकर कहा, लेकिन अब वो समझ रहा था कि मीरा ये सब क्यों कर रही है। उसने अपनी माँ से कहा, माँ आप ही तो भैया के लिए ये कचौड़ियाँ बनाकर ले गई थी। अमन बोल ही रहा था लेकिन मीरा ने उसको बोलने ही नहीं दिया और उसकी बात बीच में काट कर बोली, कितने प्यार से ये सब कुछ बनाकर लेकर गई थी, जबकि मैंने कितना मन किया था। अब क्या सोचती हो कि मैं इसको गाय भैंसों को खिलाऊंगी? नहीं बुढ़िया, ये सब तुझे ही खाना पड़ेगा। अपने पोतों पर बहुत प्यार आ रहा था, ना देखा जब जेठान ने उनको मुझे अपने सीने से भी लगाने नहीं दिया और इन सब में से कुछ खाने भी नहीं दिया। शारदा जी मीरा की भाषा सुनकर अपने होश खो बैठी और बोली, बहू बस बहुत हो गया, ये राग अल्पना बंद कर। वो तेरी जेठानी है, जो भी हो तुझे उसका सम्मान करना ही पड़ेगा। मैं तुझे दोनों भाइयों के बीच में आग लगाने नहीं दूंगी। मीरा कुछ बोलने ही वाली थी कि अमन उसको खींचते हुए कमरे में ले गया और उसको कमरे में बंद कर दिया। वो अंदर दरवाजा पीट रही थी और अमन अपनी माँ पर बरस रहा था। जब मीरा ने अंदर से अमन की आवाजें सुनी तब कहीं वह जाकर शांत हुई, लेकिन जो वह चाहती थी अब भी वह नहीं हो रहा था। तो आखिर मीरा क्या चाहती थी? मीरा अपने कमरे में बैठी सोच रही थी कि नहीं मेरा तुझे कुछ और करना पड़ेगा। अभी तक तेरी सास काबू में नहीं है, अभी तक यह उस बड़ी बहू के ही गुण गा रही है जो मेरे पति के हिस्से को हटना चाहती है। शारदा जी जो कि सुबह से भूखी थी और गुस्से में भरी बैठी थी, उन्होंने अमन से कहा, आज खाना मिलेगा या नहीं, या फिर यह महारानी को भवन में ही बैठी रहेगी। थोड़ी देर में मीरा कमरे से निकल कर आए और सीधी किचन में चली गई। कुछ देर बाद ही उसके हाथ में खाने की थाली को देखकर शारदा जी चौंक गई कि इतनी जल्दी ये खाना कैसे बनाकर ले आई। जैसे मीरा ने उनके सामने थाली रखी तो शारदा जी की आंखों में गुस्से तैरने लगे। फिर से बासी खाना? अरे ये सब्जी तो कल बनी थी और यह चावल तो परसों बने थे। क्या खिला रही है मुझे ये आलसी कामचोर? तुझे खाना नहीं बना जो मुझे कल का खाना खिला रही है? रसोई में जाती हुई मीरा तो जैसे इस बात के लिए पहले से ही तैयार थी। उसने तुरंत पलट कर कहा, हाँ अब यही है, खाना है तो खाओ वरना रहने दो। सास का पारा हाई हो गया। अभी बताती हूँ तुझे, मुझे 2 दिन का खाना खिला रही है। तेरे बाप की कमाई है क्या जो बचा रही है? सास ने उठकर मीरा का हाथ जैसे ही पकड़ा तो मीरा ने सास का हाथ पीछे मरोड़कर घुमाते हुए कहा, बहुत जुबान चलती है तुम्हारी सासू माँ, लेकिन अब नहीं चलने दूंगी। सासू माँ तुमने बहुत कह लिया और मैंने बहुत सुन लिया, लेकिन अब कहने का मौका नहीं दूंगी। मेरे बाप के घर से तो नहीं आया लेकिन मेरे पति की कमाई का जरूर है। जब जेठानी मेरा हिस्सा हड़पने की बात कर रही थी, बुढ़िया तब तेरी जुबान कहाँ गई थी? और उसके घर बासी खाना भी अच्छा लग रहा था। तो अब ऐसा करते हैं, तुझे वही भेज देते हैं। इतने सालों में जब मैं अच्छी नहीं बन पाई तो बुरी ही सही, आज तू यहाँ से निकल जा। ये कहकर मीरा ने अपनी सास का हाथ झटके से छोड़ा और तुरंत सास के कमरे में गई और बैग उठाकर उसमें कपड़े भरने लगी। शारदा देवी के तो रोंगटे ही खड़े हो गए।
मीरा की आंखों में जो जुनून आज देखा उसे देखकर अब शारदा देवी को डर लग रहा था। वो जोर जोर से अमन अमन चिल्ला रही थी तो अमन भी उठकर आ गया। उसे देखते ही रोने लगी और बोली कि बहू मुझे घर से निकाल रही है। तभी अंदर से मेरा हाथ में बैग पकड़ कर आए और सास के हाथ में देकर बोली घर से नहीं निकाल रही हूँ बल्कि जिसके गुण गाती हो उसके घर भेज रही हूँ। अमन आज हाथ बांधकर चुपचाप खड़ा था तो शारदा जी ने मीरा से कहा बेटा मैं नौकर जैसे जिंदगी नहीं जी सकती। वो तो मुझे पास ही खाना खिलाकर मार देगी। बेटा ऐसा मत कर। मीरा ने जोर से हंसकर कहा आज मैं मनोज से बेटा हो गई। तुमको तो बड़ा शौक था मुझे मनोज कहकर बुलाने का। आज वो सब याद नहीं आ रहा क्या? मुझे तो बड़े दाने दे रही थी कि बच्चा पैदा नहीं हो रहा तुझसे। अब तुम्हें मेरे ही पास क्यों रहना है? मैं तो तुम्हें 3 दिन से भला बुरा कह रही हूँ। मेरा कहते कहते दाड़ रही थी। अमन जानता था कि मेरा सही बोल रही है और उसने भी सोच लिया कि वो अब सास बहू के बीच में नहीं आएगा। सारा देवी रोते रोते सोफे पर बैठ गई और बोली मेरी ही गलती है जो मैंने कभी तेरी अच्छाइयों के बारे में कुछ नहीं बोला। बेटा तू तो हमेशा से ही अच्छी थी लेकिन मेरी ही नजर गलत थी जो मुझे कभी तेरी अच्छाई दिखाई नहीं दी। 3 दिन से तेरा ही रूप देखकर मुझे तेरी सारी अच्छाइयां याद आ रही हैं और समझ में आ रहा है कि मुझे बड़ी बहू के सामने आवाज उठानी चाहिए थी। अब तू चिंता मत कर। मैं उसको अमन का हिस्सा हड़पने नहीं दूंगी। लेकिन बेटा मुझे यहाँ से मत भेजो। वहां जाकर मेरा बुढ़ापा खराब हो जाएगा। मीरा बुरी तरह से बौखलाए हुई थी मगर उसने पहली बार अपनी सास को इस तरह विनती करते देखा था। वो ठंडी तो पड़ गई लेकिन जो ज्वालामुखी मन में उबल रहा था वो अभी ठंडा नहीं हुआ था। मीरा जाकर अपने कमरे में दरवाजा बंद करके बैठ गई। उसने बाहर से सास के रोने की आवाज आ रही थी। तभी उसे कुछ ऐसे शब्द सुनाई पड़े जिन्होंने उसको दरवाजा खोलने पर मजबूर कर दिया। बेटा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने छोटे भाई की जमीन को अपने नाम करने की? अगर बच्चे आज नहीं है तो कल हो जाएंगे। लेकिन तुमने इस बारे में सोचा भी कैसे कि जमीन के 2 हिस्से होंगे जिसमें तुम्हारा एक अमन का होगा। अगर अपने बच्चों को देना है तो अपने आप कमाओ और खरीदो। मेरे अमन की जमीन पर बड़ी बहू को दाद करने का कोई जरूरत नहीं है। बड़ी बहू से सास की सेवा तो होती नहीं। जमीन पर हक जताने चली आई। फोन कट गया था और अंदर बैठी मीरा ने ये सब कुछ सुना था। उसने दरवाजा खोला और सास के पास आकर खड़ी हो गई। सास ने कहा बेटा मुझे अच्छी तरह पता है कि तूने इन 3 दिनों में जो भी किया वो सिर्फ मेरी आंखों पर से पर्दा हटाने के लिए किया। मुझे पता है तू दिल की बुरी नहीं है। बेटा मेरे के लिए मुझे माफ कर दे। बड़ी बहू कोई भी तेरे जैसी नहीं बन सकती क्योंकि तूने आज तक मेरा ख्याल रखा, मुझे गर्म खाना खिलाया और कभी मुझे कोई काम नहीं करने दिया। लेकिन फिर भी मैं तुझे ताने देती रही। इस सब के बाद तो मीरा का दिल सास को माफ करने के लिए मजबूर हो गया। अब उसकी सास पहले जैसी नहीं रही थी और दोनों का रिश्ता अब प्यार भरा हो गया था।